आपने जितना कुछ इस राज की बात हर्ष के साथ के एपिसोड में सुना, वो सब कुछ 100% सत्य निकला। मैं एक बात बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं हर्षवर्धन। हूबहू वही हुआ जो हम लोगों की चर्चा में था। मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार रहे हैं। सेनापति की तलवार टूट जाए, सेनापति को लग जाए तो फिर सेना आमतौर पर हारती है। एक सबक जरूर है इसका, और वो सबक राजनीतिज्ञों के लिए भी है, पत्रकारों के लिए भी है। हवा पानी साफ होगा क्या? यमुना मैया साफ होंगी क्या? गाजीपुर भलसवा का कूड़े का पहाड़ घटेगा क्या? ये सारे सवाल और सब उम्मीद से हैं। कारपेट के नीचे गंदगी छिपाकर अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो दिल्ली उसका एक उदाहरण था और अब दिल्ली ने प्रतिकार किया है। जो कुछ हम अरविंद केजरीवाल के बारे में कह रहे थे, जो कुछ हम लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे भाजपा के बारे में, जो कुछ हम लोग कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में, वो सब सच हुआ। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ। हमने कहा था आपसे कि दिल्ली के चुनाव बीत जाएंगे तो समीक्षा करेंगे। तो एक तो ये, आपने जितना कुछ इस राज की बात हर्ष के साथ के एपिसोड में सुना, दिल्ली स्पेशल हो, दिल्ली मास्टर क्लास हो, दिल्ली की कहानी हो, वो सब कुछ 100% सत्य निकला। हूबहू वही हुआ जो हम लोगों की चर्चा में था। अब ये बताइए, कहां खड़ा है दिल्ली के चुनाव? इस पे ही हम लोग यही ब्लॉक करते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं हर्षवर्धन। मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, जब सेनापति हार रहा हो, सेनापति की तलवार टूट जाए, सेनापति को लग जाए तो फिर सेना आमतौर पर हारती है। बताने के लिए इसलिए क्योंकि जो कुछ हम अरविंद केजरीवाल के बारे में कह रहे थे, जो कुछ हम लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे भाजपा के बारे में, जो कुछ हम लोग कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में, वो सब सच हुआ। तो आज तो पूरी बात इसी की होगी, थोड़ी बात इसकी भी करेंगे। मिल्कीपुर में जो एक शानदार जीत योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में की है, और अंत में जो चर्चा करेंगे वो राज की बात राजकिशोर बताएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। चलिए, उस पर तो आखिरी में आएंगे, लेकिन पहले जो हर्षवर्धन हुआ है दिल्ली में, इसमें किसी को बहुत खुश या दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सबक जरूर है इसका, और वो सबक राजनीतिज्ञों के लिए भी है, पत्रकारों के लिए भी है, और जनता को जनार्दन क्यों कहा जाता है और क्यों वो सबक सिखाना जानती है, ये दिल्ली का नतीजा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, आप किसी को मूर्ख कब तक बना सकते हैं, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि ये जो झूठ की दुकान आप लगातार जो चलाते चले आ रहे थे, वो क्या जो वास्तविक मुद्दे हैं, क्या उन पर भारी पड़ सकती है? कारपेट के नीचे गंदगी छिपाकर अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो दिल्ली उसका एक उदाहरण था और अब दिल्ली ने प्रतिकार किया है, और जो कारपेट के नीचे जो सड़ांध और जो बजबजाहट पैदा हो गई थी, उसको दूर करने का एक प्रयास है। लेकिन इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ा सबक है। जो वादे और जो इरादे आपने दिखाए हैं, उनको जमीन पर उतारना पड़ेगा, और इसलिए भी उतारना पड़ेगा क्योंकि लंबे समय तक दिल्ली की सांस घुटती रही है, दम घुटता रहा है, पानी जिस तरीके का आता रहा वो रहा है। कल अच्छा मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मुद्दों पर बात की हर्षवर्धन, और बात करके यह भी कहा कि यमुना साफ करना आसान नहीं है, लेकिन हमने अगर संकल्प लिया है तो उसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे। और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं हर्षवर्धन और हम इसी शो में, कि साबरमती फ्रंट का हमारे सामने एक उदाहरण है, जहां पानी नहीं था वहां पानी लाकर क्या शानदार काम किया गया। तो पहले तो दिल्ली क्या कितनी बदलेगी, कितनी सुधरेगी, इस नतीजे का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक जो प्रतिफल आने वाला है वो है। हर्षवर्धन, क्या कहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले ये काम हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वर्ष की टाइमलाइन दी है। 3 वर्ष की टाइमलाइन का मतलब हुआ कि आपको 1 वर्ष के भीतर कुछ होता हुआ दिखेगा। चलो, आईटीओ ब्रिज वाली यमुना पर कुछ दिख जाए, चलो आप कहीं दूसरी जगह गुजर रहे हैं तो आपको नाक नहीं दबाना पड़े यमुना के बगल से गुजरते हुए, चलो आप मयूर विहार की तरफ से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको बगल की तरफ कुछ बेहतर होता हुआ दिखे, चलो आप डीएनडी पार कर रहे हैं तो यमुना में आपको झाग गंदगी ऐसी न दिखे कि आपको लगे कि क्या ये नदी है, क्या ये हमारी यमुना मैया है। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये काम हम लोग पहले 1 साल में होता हुआ देखेंगे। और अगर ये हो गया, देश की राजधानी है दिल्ली, हम लोग बार बार ये कहते हैं कि लंदन वालों ने अपनी थेम्स नदी को ठीक कर दिया। एक समय में वो इतना गंदा हो गया था कि लगता था कि अब लंदन बर्बाद हो जाएगा, वहां रहने लायक नहीं बचे। यही स्थिति दिल्ली की हुई। बेहतर ये रहा कि भारत सरकार, उसमें नितिन गडकरी के जो मंत्रालय है उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी का जो 14 लेन का एक्सप्रेसवे है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन अब इस सब से आगे
हवा पानी साफ होगा क्या, यमुना मैया साफ होंगी क्या, गाजीपुर भलसवा का कूड़े का पहाड़ घटेगा क्या, और दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से और कितनी राहत मिल पाएगी, ये सारे सवाल और सब उम्मीद से हैं। नहीं, उम्मीद इसलिए मुझे लगता है कि सफलता मतलब वो सार्थक इसलिए होगी हर्षवर्धन, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, लगातार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक जो आख्यान है वो है, लेकिन डिलीवर कर कर वो यहां तक पहुंचे हैं। चाहे गुजरात की बात हो, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पर भी देख वहां पर लीजिए, भी किया। और इससे पहले मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। हो सकता है लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा रही हूं, वो कितना कम ज्यादा हुआ उसकी हम मीमांसा कर सकते हैं, लेकिन बर्बादी की तरफ नहीं गया। दिल्ली तो रिवर्स गियर में जा रही थी, तो पहले तो जो रिवर्स गियर में जा चुकी है, जो रसातल की ओर लगातार अरविंद केजरीवाल की अगंभीर, अनियोजित और मैं कहूं कि सुनियोजित साजिश के तहत जो वो अपनी राजनीति में हर चीज की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे थे, उसकी सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी ने चुकाई है हर्षवर्धन, तो दिल्ली और दिल्ली के लोगों ने। देखिए, एक मैं इसमें जोड़ता हूं, आपने चूंकि गुजरात और महाराष्ट्र कहा, गुजरात मॉडल तो हर कोई जानता है, विकास है, विकास के साथ सारी कहानी है, कारोबार है, बहुत पैसे हैं, समृद्धि है, सब कुछ है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मैं 4 वर्ष मुंबई रहा हूं, 2004 से 8। उस मुंबई में मैं एक बात कहता था कि दिल्ली में जो फ्लाईओवर है वो तेजी से बन जाता है। मैं 2004 से 8 रहा, ये ध्यान रखिएगा, ये अरविंद जी के समय नहीं कह रहा। तो मैं कहता था कि फ्लाईओवर वहां बड़ी तेजी से बन जाता है, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है या बिल्डिंग है थोड़ा धीमे धीमे बनती है। बंबई में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स सिंह की तरह उग आता था, और फ्लाईओवर बनना हो तो बनता ही नहीं था। कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, अंडरपास हो, जो कुछ था वो कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस के 5 वर्ष के कार्यकाल में सब में जैसे पंख लग गए, और मुंबई जो लग रहा था कि दम घुट रहा है, वो सांस लेने लगी, क्योंकि वहां भी बहुत पॉपुलेशन है, बहुत मुश्किल है, वो तो एक ही तरफ से रास्ता जाके समंदर में खत्म हो जाता है। दिल्ली के साथ तो एक चारों तरफ उसके पास रास्ते हैं। तो एक वो बड़ा उदाहरण है। फिर आप उत्तर प्रदेश को देखें, जिस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल हो, जिस तरह से दूसरी जो बुनियादी सुविधाएं हो। उत्तर प्रदेश में मैं रोकूंगा आपको, उत्तर प्रदेश में तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप प्रयागराज का उदाहरण दे दें। हाँ, और मुझे लगता है कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी आपने अच्छा कहा। तो उसी की अगर सिर्फ बात कर ले तो 11 महीने में पूरा शहर बन जाता है। 11 महीने में शहर के सारे डॉट के पुल खत्म हो जाते हैं, अच्छे वाले रेलवे लाइन के नीचे पुल बन जाते हैं। 11 महीने में सारे चौराहे बड़े हो जाते हैं। ये मैं 2019 के कुंभ की बात कर रहा हूं। 11 महीने में 3.5 किलोमीटर की एक शानदार सड़क बन जाती है, जो दारागंज बख्शी बांध से सीधे संगम ले जाती है। और इस बार के जो 11 महीने थे, उसमें शहर में नई रिंग रोड मिल गई, जिसको गंगा पथ के नाम से जानते हैं। अभी वहां की कैबिनेट ने 2 और नए पुल का ऐलान कर दिया है। तो एक तरह से कहें कि वो बहुत शानदार तरीके से डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, वो यहां हम होते देखना चाहेंगे। 41 करोड़ से अधिक लोग नहा चुके, गंगा का प्रवाह बेहतर है, सब पानी साफ है, भीड़ बड़े हो रही है, ट्रैफिक जाम शहर में भले है, लेकिन गंगा में कोई प्रवाह में दिक्कत नहीं हुई है। तो अगर गंगा इतनी साफ हो सकती हैं, तो मां गंगा की तरह यमुना मैया भी साफ हो सकती है। इसलिए भी हम लोग भरोसा कर रहे हैं। हाँ, और मैं कहूं कि जैसे प्रयाग की बात अभी हर्षवर्धन ने की, तो मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी, जहां पर मेरा थोड़ा प्रवास रहा है और बहुत ज्यादा वहां से रिश्ता रहा, और मेरा जो शहर जो है जन्म स्थान है वो कानपुर, तो 2 जगह की बात मैं भी करना चाहूंगा। ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों नदियों के साथ जुड़े हुए हैं, और नदियां नहीं, हमारे लिए तो खैर जीवनदायिनी पूजनी गंगा मां है, लेकिन उसके साथ में काशी कॉरिडोर के साथ साथ जो बनारस की गलियों की जो गंदगी थी, जो सड़ान थी, वो कैसे सिमटी है, निपटी है, ये आप लोग सब लोग ज़्यादातर लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं गए हैं तो आपने कम से कम बहुत कुछ सोशल मीडिया में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा। एक वानगी ये है। दूसरा, कानपुर में सीसामो नाला, अब मालूम है ये सिर्फ देश की बात नहीं थी, पूरी दुनिया से लोग आते थे और कहते थे कि इसका निदान नहीं हो सकता। मतलब दुर्भाग्य से तुलना ऐसे करनी पड़ती थी जैसे संगम आप जाइए प्रयागराज में, तो गंगा यमुना जब जहां पर मिलती है तो बीच में एक लकीर दिखाई पड़ती है जहां पर संगम हो रहा होता है, हरा और सफेद पानी दिखाई पड़ता है। लेकिन वैसा ही थोड़ा घृणित किस्म का संगम वहां पर होता था। जैसे यहाँ पर आपने यमुना के साथ जो अपराध किया था, वैसा अपराध वहां पर था। सीसामो नाले से वो पूरा जो मतलब क्या कहें, जितना शिष्ट होता था वो सारा वहां पर जब मिलता था तो हर्षवर्धन वो देख के छाती फटती थी। बिल्कुल। और मुझे याद है कि तमाम मंत्री, तमाम लोग जाते रहे। सरसैया घाट है जहां पर वो गिरता जाके कुछ नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया और जब गए कानपुर में उसको बंद करवाया। उसका
नुकसान ये हुआ कि अचानक जितने वीआईपी वहां पर रहते थे, ब्यूरोक्रेट्स, उनके घर के सीवर बजबजाने लग गए क्योंकि नाला एकदम से बंद हो गया। प्लानिंग थी नहीं, क्योंकि ये देखिए जो सरकारें जो प्लानिंग करती हैं वो सिर्फ जो है ऊपर से रंग रोगन करती हैं, इसीलिए थोड़ा समय लगता है इन चीजों को साफ करने में। फिर इसके बाद लेकिन इसका निदान हुआ हर्षवर्धन, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि यमुना है यहाँ पर 22 किलोमीटर लगभग दिल्ली में, और क्या 22 किलोमीटर की यमुना को जितना गंदा यहाँ पर किया जाता है, क्या उसको पहले तो सिर्फ उतना गंदा ना होने दें। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार की पेशकश थी और राज्य सरकार को जितना अनुदान करना था उतना भी हो जाता तो 50 से 60% तो तुरंत यमुना जी में फर्क दिखाई पड़ने लगता है हर्षवर्धन। और मुझे लगता है कि ये करने में अब समस्या नहीं होगी, और आगे की प्लानिंग तो बात की है, और मुझे लगता है कि समय आपने थोड़ा सा देना पड़ेगा, लेकिन सवाल पूछते रहना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि जब कहा है कि हम दिल्ली खुद देखेंगे, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि साबरमती फ्रंट बनने में थोड़ा समय जरूर लगे। और ये भाजपा के लिए ये साख का विश्वसनीयता का प्रश्न है। ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट ये दिया। मैं फिर कह रहा हूं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स से आप जितनी जल्दी बाहर निकल सकें, अभी तो आपको देना ही पड़ेगा, 8 मार्च को 2500 डालना ही पड़ेगा, वो आपने कहा है, वादा प्रधानमंत्री करें। लेकिन आप फ्रीबीज पॉलिटिक्स से निकलकर जो लार्जर इंटरेस्ट है दिल्ली का, देश की राजधानी है भाई, दुनिया से लोग आते हैं यार, राजनयिक आते हैं, सब आते हैं, उनको लगे कि हाँ दिल्ली है। और अब जरा रुकते हैं राजकिशोर, यहां बात अब ये करें, बर्बाद कैसे किया इस आदमी ने। बिल्कुल, इस आदमी ने 2 साइज ढीली शर्ट, गंदा मफलर, फ्लोटर पहनकर जो राजपथ पर, अब कर्तव्य पथ हो गया है, राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में जाता है। जो आदमी दिल्ली में कोविड से जब जनता त्राही त्राही कर रही थी, उस वक्त इनका शानदार आलीशान घर बन रहा होता है, जो देश के किसी भी 5 और 7 सितारा होटल की फ्लोरिंग से बेहतर, फ्लोरिंग, कर्टेन रिमोट से चलते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इसकी? कौन, मतलब कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, आप तो मुझसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के यहां गए हुए, मैं भी कुछ मुख्यमंत्रियों के घर में गया हूं, प्रधानमंत्री का घर हो, कोई भी इसके आगे टिकता नहीं। और मेरी तो समझ में नहीं आता, ये तो वही कर सकता है जो कुंठित हो कि आज हमको अवसर मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ एक अवधि में कहते हैं कि भैया हाहा है, मतलब दरिद्र होता है, जिसको वो देखने में तो वैसे दिखता है, लेकिन पता चला कि खाने को मिल गया तो इतना खाता है कि अगले दिन उसका पेट छूट जाए। अरविंद केजरीवाल ने सुविधा भोग में अय्याशी की हद तक जाकर जो कुछ किया, उसका परिणाम है। ये सिर्फ इतना भर नहीं कि यमुना मैया को साफ नहीं किया, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। एलजी रोक देता था, कहता था ना अच्छा काम ना करो, लेकिन एलजी नहीं रोक पाया उनका आलीशान बंगला बनने से। एलजी रोक देता था ना यमुना को साफ ना करो, कूड़े का पहाड़ ना हटाओ, लेकिन एलजी ने उनको वैगन आर से एमजी ग्लोस्टर पर जाने से नहीं रोका। एलजी रोक देता था कि दिल्ली के लोगों के लिए कुछ बेहतर ना करो, लेकिन उनके लिए जो कुछ भी होना है वो 5 स्टार से लेके दुनिया भर में घूमने से लेकर गोवा के चुनाव की कहानियां सबको पता है, पंजाब की सबको पता है। एक मुख्यमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर खड़ा रहता था कि केजरीवाल जी यहां से वहां जाएंगे। ऐसी इस सुविधा भोगी, इस तरह के व्यक्ति के लिए दिल्ली ने क्रांति चुनी थी। इसके लिए कहा था कि चलो हम सारी पार्टियों को हटाएंगे, एक नई पार्टी को देखेंगे। मुझे लगता है दिल्ली की साख, आंदोलन की साख, ईमानदारी की साख, राजनीतिक शुचिता की साख, राजनीतिक नैतिकता की साख, इन सब को अरविंद केजरीवाल ने मैली यमुना में अंदर ले जाकर धंसा दिया, डुबो दिया। एक तरह से कहें कि वो सब दम घुटकर मर गए। ये जितने शब्द होते हैं, ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति और उसका यह परिणाम है। लेकिन फिर मैं आपसे दूसरा वाला सवाल करूं, 43% पर अभी भी आम आदमी पार्टी खड़ी है। फ्रीबीज पॉलिटिक्स तो जिंदा है, तो कौन लोग हैं ये? नहीं, 43% पर जो पॉलिटिक्स खड़ी है, इस पे थोड़ा सा आता हूं, लेकिन जो बात आपने कही थी उसमें थोड़ा सा मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। जिस फ्लोटर और शर्ट का नंबर की जो बात कर रहे थे ना, कि साइज से 2 नंबर बड़ी शर्ट पहनने के अलावा अरविंद केजरीवाल ने जो भी वादे किए थे और जो भी नैतिकता के मानदंड स्थापित किए थे, जो भी बातें कही थी, सब कुछ बदल दिया। सिर्फ नहीं बदला तो शर्ट का साइज, उन्होंने जो सादगी और इसका पूरा सारी चीजें बता दी। लेकिन इस पे एक जरा बात देखिए, सबसे खतरनाक जो तथ्य है, इसके बाद हर संस्था से विश्वास उठवा देने वाली जो ये साजिश थी, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का, मतलब शिगुफा अकेले नहीं कह सकते। इसके साथ में कौन से तत्व जुड़े थे, कौन सी ताकतें जुड़ी हुई थी, उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हर्षवर्धन। ये बहुत देखने वाली बात है। और हर संस्थान की, हर संस्था को लगातार इन्होंने मलिन करने की कोशिश की।
और यमुना की जहां तक बात कर रहे हैं तो केंद्र से पैसा आने के बाद भी इन्होंने नहीं किया। 7,000 करोड़ 7,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद एसटीपी खैर इस पे बहुत चर्चा हो चुकी। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा अपराध किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है, और ये की है तमाम करोड़ों लोगों की, करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदों की हत्या। जो तमाम एक आशा उठी थी कि आम आदमी वाकई राजनीति चला सकता है, वो संचालन कर सकता है, तो इस शख्स ने उसको धूल दूसरित कर दिया और यमुना क्या मतलब पता नहीं किस गंदे नाले में उसको पूरी तरीके से तिरोहित कर दिया। अब जो आपने कहा, जो 43% वोट वाली बात कही हर्षवर्धन, इस पर एक बात आप मानकर चलिए, एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बीजेपी और इनके बीच में। तो ये जो नकारात्मक वोटिंग का जो पैटर्न है ना, कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो 13% जो मुस्लिम है वो एकमुश्त वोट जो करता है, थोड़ा सा इस तथ्य को ध्यान रखिएगा आप। जो अंतर बढ़ता है यहां पर तमाम प्रत्याशियों के बीच का, वो भी याद रखिएगा। अगर इसका इंपैक्ट आप देखेंगे तो 2 या 3% नहीं होता, वो 5% से ज्यादा का अंतर हो जाता, क्योंकि आप कुछ सीटों पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं। और जो आपने कहा कि ये लोग कौन है, ये लोग वो लोग हैं जिनको ये लगातार गुमराह करते रहे, बताते रहे कि भैया ये आ जाएंगे नरेंद्र मोदी तो इसके बाद आपको ये सब चीजें मिलना बंद हो जाएंगी। और एक और मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं, मैं मतलब किसी जाति विशेष पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर कहा जाता है कि जाति और धार्मिक गोलबंदी नहीं होती, मुझे इससे बड़ा झूठ कोई लगता नहीं है। मैं सच बताऊं आपसे, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि धार्मिक गोलबंदी तो होती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू गोलबंदी होती हो ना होती हो, लेकिन मुसलमानों की गोलबंदी होती है, ये सत्य है। इसी तरीके से वैश्य समुदाय ने भी बहुत टैक्टिकल वोटिंग की हर्षवर्धन, और जब मैं आंकड़े देख रहा था और तमाम जगह जब बात हो रही थी, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वैश्य कम्युनिटी का सदस्य था उसके साथ तो गई वो कम्युनिटी, लेकिन बाकी उनके लिए वैश्य अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पढ़े लिखे शहर में देखने वाली बात है। और लेकिन जो एक पढ़ा लिखा वर्ग था वो फिर भी उतना नहीं निकला हर्षवर्धन। नहीं, लेकिन इसमें एक और जो भाजपा के लिए चिंता की बात है कि बिहारी मतदाता, पूर्वांचली मतदाता जिसको कहते हैं, उसमें जो बिहार का वर्ग है वो कौन सा, जैसे ये मेरे लिए पहेली थी, अभी अब मैं देख रहा हूं तो उसमें वो वाला वर्ग जो थोड़ा सा लोअर क्लास है, क्योंकि हमारे आपके जो परिचित में जो ज्यादातर है उस तरह से वो शायद झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में हम लोग उस तरह से नहीं जाते हैं। तो एक वर्ग जो ऊपर है वो तो भाजपा के साथ आया, लेकिन जो नीचे वाला वर्ग था जो बिहार का है वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, और इसीलिए उन विधानसभाओं में उनके प्रत्याशी भी जो जीते हैं, जो उनको बढ़त मिली है, वो एक वजह है। जैसे बुराड़ी की बात कर रहे हैं, बुराड़ी संजीव झा की अगर बात करें तो यहां पर एक बस फर्क यह आया जा रहा है हर्षवर्धन, आम आदमी पार्टी के कुछ प्रत्याशी वाकई अच्छे थे, अच्छे इस लिहाज से थे कि जैसे संजीव झा की मैं बात करूं, मैं किसी व्यक्तिगत उस पर नहीं कर रहा हूं, जाना पहचाना चेहरा, वो लगातार लोगों के बीच में काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो संकट था कि नरेंद्र मोदी ने जब अपनी साख दांव पे लगा दी और ये कह दिया कि मैं देखूंगा दिल्ली को, तो बहुतायत में लोग शिफ्ट हुए। लेकिन जो स्थानीय जो था, जिसकी आप बात कर रहे हैं, लोअर वर्ग की जो बात कर रहे हैं, जो मजदूरी करता है, जो ऑटो चलाता है, जो श्रमिक है, उसके लिए वो व्यक्ति जो वहां पर हर समय उपलब्ध रहता था, मौजूद रहता था, तो उसके साथ में वो गए वहां पर। वरना आप सोचिए, सौरभ भारद्वाज की सीट जो सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी, माना जा रहा था कि कोई हार जाए सौरभ भारद्वाज नहीं हारेगा, वो इसलिए हारे क्योंकि वहां पर जिस तरीके का मतदाता वर्ग था उसने नरेंद्र मोदी की बात सुन ली। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व की जरूरत थी, और मैं बार बार यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का स्थानीय नेतृत्व, ये चुनाव भले जीत गए हों लेकिन उसकी अक्षमता, अकर्मण्यता, उस पर हम पहले भी सवाल करते रहे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो नीचे के वोटरों में जो आप नहीं अपना पेनिट्रेशन कर पाए, उनके बीच में नहीं जा पाए, तो एक दो अपवादों को अगर आप छोड़ दीजिए तो उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोग फेल हुए। नहीं, ठीक बात है, ये हम लोग चर्चा भी करते रहे, लेकिन थोड़ा सा तो क्रेडिट भी दे दीजिए। मतलब वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके साथ जो 7 के 7 सांसद वो लगातार लड़ते दिखते रहे, जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मजबूती से लड़ते दिखते रहे, और जो अमित शाह ने 1.5 से 2 वर्ष अब आपने नाम लिया है, दरअसल बाकी जो आपने बताया ना, ये तो सब राणा की पुतली फ्री नहीं, ये चेतक भी नहीं था, दिक्कत ये थी, तब तक मुड़ जाते थे। मैं कहता हूं नहीं, उनके पास वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, ये अमित शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल, 1.5-2 साल पहले जो रणनीति बनाई थी अमित शाह ने, वो बहुत साफ साफ लागू होती थी। लेकिन मैं ये कहूंगा उसके बावजूद जो यूनाइटेड फेस दिखा है भारतीय जनता पार्टी का, ये हमेशा दिखना चाहिए। वरना सांसद अपने रास्ते रहते थे, दिल्ली यूनिट अपने रास्ते रहती थी, दिल्ली के नेता अपने रास्ते रहते थे। अब मैं आपको 2-3 चीजें आज
राज की बात हर्ष के साथ में याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, और ये आप सुनिएगा भी। एक तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने अभी स्वीकार करते हुए हार जो कहा है, उनका चेहरा देखिए और उनके पीछे का बैकग्राउंड देखिए। ये अभी पीछे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ तस्वीरें अब इसको आप देख लीजिए। अब दूसरा आपको याद दिलाता हूं, सुनीता केजरीवाल को देखिए। सुनीता केजरीवाल, आंख बंद करो, अरविंद केजरीवाल नहीं मिलेंगे, उनकी आत्मा मिलेगी। ये भी अपने आप में जादू टोना टाइप था, काला जादू क्या था, भगवान जाने क्या था, ये याद कीजिए। अब तीसरा आपको याद दिला, तो ये इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीति इन 3 वीडियोस में, इन 3 चित्रों में, चलचित्रों में है। तीसरा आपको याद दिलाता हूं, उसमें 2 हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंडिया गेट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे थे। और दूसरा वीडियो आया, दे थप्पड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वही बाबा साहब मार रहे थे। अब ये तीनों आप देखें तो मैं उसको समझाता हूं। एक तो ये कि बाबा साहब ने तो तुरंत दे दिया, समय नहीं लगाया, हो गया। सुनीता केजरीवाल जो आंख बंद करा रही थी, तो उनके पीछे कौन कौन लोग थे? तब अरविंद केजरीवाल, उनकी कुर्सी के पीछे हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह। ये जो चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल वाला वीडियो है, उसको देखिए, सपाट बैकग्राउंड है। यानी अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए दुरुपयोग किया। इतना बेईमान नेता, अरे कुछ दिन तो टिक जाते, अभी तो चुनाव हारे ही हारे थे। तब लगता है कि बाबा साहब ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला था, ठीक ही किया था, दे थप्पड़ मार दिया था। नहीं तो ये तीनों याद कराना जरूरी था। हाँ नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो थप्पड़ मारे थे, उसके बाद उन्हीं थप्पड़ों को जनता ने अपना लिया ना। बिल्कुल, जनता ने भी दे थप्पड़ जिस तरीके से बाहर किया है। लेकिन ये एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, जो शुरुआत में भी कही जा रही थी कि आप लगातार एक बार काट की हांडी चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ सकती है। और अरविंद केजरीवाल ने जो गलतियां की थी, और गलतियां क्या की थी, वो तो सायास थी। हाँ, वो उनकी प्रवृत्ति प्रकृति थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। नहीं, हिसाब किताब का बिल्कुल वक्त आया है, क्योंकि और हमें लगता है कि यही डर है जो उनसे कहलवा रहा है कि अब स्वीकार करें। लेकिन भैया, यमुना में जहर मिलाने का आरोप, अफवाह, झूठ, इसका पाप। इतना ही नहीं, इसके बाद ये जो 16 जो विधायक हैं, 15 करोड़ का पाप, 15 करोड़ का पाप, इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई इसलिए भी होगी क्योंकि इस पे आप एक बात ध्यान रखिए, पहले आर्थिक अपराध के तहत उनके खिलाफ FIR हुई। और देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल का, मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। शनिवार को रिजल्ट आया था, एक एक्स्ट्रा ढैया लगी दिल्ली में 7.5 की, वो लेकिन खत्म हो गई 10 साल में। अरविंद केजरीवाल की शनि की महादशा और तिहाड़ योग इसलिए चालू हो गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या सरकार को कुछ नहीं करना है। ये ध्यान रखिए कि वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए हैं। बिल्कुल। और ईडी ने पहले ही इजाजत दे दी, मतलब होम मिनिस्ट्री ने इजाजत दे दी है। और अब लगातार चूंकि MP MLA जो कोर्ट बनी है, उसमें एक नियत समय सीमा के तहत आपको फैसला सुनाना होता है। तो अब वो प्रक्रिया तेज होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो बैरक है तिहाड़ की, जो भी बैरक हो, 1 नंबर थी ना शायद, तो वहां पर आखिर तुम्हें आना है। 1 नंबर में था, 4 में था, 3 में था, सारी बैरकें इनके लिए रिजर्व थी। अच्छा, और आप देखिए, नहीं, पर अब इस बार जो बैरक होंगी ना, तब इनकी सरकार की बैरक थी, अब इनकी सरकार नहीं है। ये ध्यान रखना। जो वहां पर जो मसाज कैबिनेट पूरी हो जाती, मसाज सेवा फ्री थी ना, नहीं, वो सब मान लीजिए कि वो सब नहीं आपस हो में गया। भी कर सकते हैं, तो ये भी सुविधा रहेगी। कई लोग जाएंगे तो वो भी तो हो सकता है ना, भाई दिक्कत है। नहीं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनको सहयोगी वहां नहीं मिलेंगे। लेकिन जो जिसको अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते आ रहे थे, और मतलब क्या कहते थे, कट्टर ईमानदार, ये तो मतलब जनता ने साबित कर दिया कि बेईमान है। क्योंकि अगर चुनाव उनको जिताती तब ना। फिर दूसरा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहे जितने जन्म ले ले फिर आना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म कम से कम इस आदमी को हराने के लिए तो नहीं लेना पड़ेगा। अब वो अपना जो भी होगा वो। फिर शिक्षा मॉडल, हार गए मनीष सिसोदिया, हार गए अवध ओझा। अच्छा, हम लोग पहले भी कह रहे थे 2 सीट मनीष सिसोदिया ने खराब की, और हम बता रहे थे लगातार आपको कि ये जब अरविंद केजरीवाल कहने लगे फोन करना डिप्टी CM की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो भैया कहां तो आम आदमी पार्टी थी, अब खास बना रहे हो, वो हो गया। सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मॉडल, वो भी हार गए। यानी कट्टर ईमानदारी, जनता ने नकार दिया, यानी बेईमान हो। शिक्षा मॉडल फर्जी निकला, कोई शिक्षा मॉडल नहीं था। स्वास्थ्य मॉडल फर्जी निकला। और तो और वो जो सौरभ भारद्वाज इंजीनियर बताए जाते हैं, EVM वाले,
गत्ते के ईवीएम वाला, गत्ते के ईवीएम में 2 EVM बटन वाले। दबाते थे और कहते थे कि देखिए इस पे बटाया उस पे चला। अरे भैया जब तुमको गत्ते से बनाना है, अरे वो ईवीएम और इस ईवीएम में फर्क है। नहीं तो उन्होंने वो वही भी नहीं उसने पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अरे जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति थी वैसा ईवीएम बना के लाए थे वो। फर्जीवाल ऐसे ना थोड़ी नाम उनको दिया गया था। नहीं इसीलिए जो है ना कि चुन चुन के हमने चुने हैं हीरे, तो ये सारे हीरे थे अरविंद जी के। अच्छा अब इस पे थोड़ा सीरियस बात नहीं हर्षवर्धन। सीरियस बाद में करिए, पहले ये बताइए हमको, चूंकि आप असली बात छोड़ देते हैं, आप उसको पता नहीं क्यों आपकी कुछ सहानुभूति तो नहीं। ये आतिशी काहे को नाच रही थी? मतलब नृत्य करना अच्छा लगता, हम मैं सब वही नृत्य बता करें, जीत जाए तो हमको भी खुशी होगी, हम भी नाचेंगे। बताता हूँ लेकिन मैं। जब पार्टी इस तरह से हार गई हो उसके बाद भी तो आप ये बताइए आप उसको छोड़ दे रहे हैं? नहीं पता बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तो उस पर आने ही वाला था और मैं यही कह रहा था एक गंभीर बात है, इसको आप समझिए। दो चीजें आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आतिशी मार लेना जब वहां पर यूं यूं करके विराट कोहली की तरह, अगर आपको लग रहा है वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर वो वहां पर प्रदर्शन कर रही है, सुन लीजिए। आतिशी ही बोलिए, पता नहीं मार लेना है सिंह है, अभी तक कंफ्यूजन है। चलिए अभी मार लेना कर देते आतिशी हैं। बोल दीजिए। अच्छा आतिशी बोलते हैं, अच्छा ठीक है भाई, मैं नहीं जानता, मैं तो मतलब, लेकिन ये कोई उनका जो आक्रोश या जो विजय या जो क्षोभ था, ये रमेश विधूड़ी के बयानों के खिलाफ नहीं थी। ये जैसे ही मुख्यमंत्री बनने के बाद खड़ा हो मुख्यमंत्री का तमगा सौरभ भारद्वाज ने उनको दिया और लगातार उस लेडी को अपमानित करते रहे अरविंद केजरीवाल। ऐसे कोई अर्दली और पीछे गनर भी नहीं खड़ा होता है, वो सिर हिलाने के अलावा और मुस्कुराने के अलावा या रोने के अलावा आतिशी मार लेना का कोई इस्तेमाल इस चुनाव में नहीं किया गया। जबकि सब लोग जब अंदर चले गए थे तो आतिशी मार लेना ही सब कुछ संभाले हुई थी। इसीलिए जब वो जीती हैं तो अब देखिए अरविंद हार गए, मनीष हार गए, तो कहते हैं ना आम, तो अरविंद, आतिशी, मनीष, तो अरविंद और मनीष तो निकल लिए। अब जीती आतिशी। अब जब आतिशी जीती तो वो बता रही थी कि आप लोगों ने हमें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मैं ही जीत के निकली कालकाजी से, है ना, और आप सबने पूरी तरीके से हमको खड़ा हूं मुख्यमंत्री, देखो ये अपमानित करने वाला था पूरी तरीके से डिमीन। और लगातार अरविंद केजरीवाल घूमते रहे, कहते रहे मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। यार ऐसे कौन अपमानित करता है? उस कुर्सी पे भी नहीं बैठने दिया गया उस लेडी को। और अगर कोई कहता है कि आतिशी मान लेना वाकई वहां भारत बन गई थी, तो ये जरा बॉडी लैंग्वेज जरा देखिए और सोचिए। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का एक और पहलू, कह रहे हैं कि वो जो नृत्य था वो अपने ही लोग को संदेश था, वो अरविंद को चढ़ाने के लिए। अरविंद और मनीष इन्हीं लोग को संदेश था कि तुम भाग गए, तुम भाग गए, लेकिन कुल मिलाकर देखो जीती मैं। चलिए तो फिर एक और बताइए आप। नहीं इस पर एक चीज आपको बता दूं पूरी तरीके से, अरविंद केजरीवाल और ये जो आतिशी मार लेना की जो चीजें थी, चलिए पहले आप सवाल ही पूछ लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे आप। नहीं सवाल यही है कि अब आतिशी नेता विपक्ष बनेगी या नहीं बनेगी? मुझे लगता है कि वही सूट करेंगी आम आदमी पार्टी को। कारण जानते हैं क्या है? कितना भी हो जाए गोपाल राय हैं वरिष्ठ, और गोपाल राय पॉलिटिकल आदमी है। जिस समय आतिशी मार लेना बनी थी मुख्यमंत्री, तो माना जा रहा था कि गोपाल राय शायद बनेंगे। सौरभ भारद्वाज का भी कुछ लोगों ने नाम चलाया था, लेकिन गोपाल राय की संभावना। लेकिन उस समय मालूम है आम आदमी पार्टी के अंदर रहते हुए एक नेता ने मुझसे कहा कि देखो संजय सिंह और गोपाल राय, ये दो लोग तो नहीं बना सकते अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल लोग हैं। संजय सिंह तो गायब हो गए, आपको मिले क्या? नहीं अब संजय सिंह तो हम तो नहीं खोज पाए, हम तो वही सुने थे कि जब वो गए थे सुबह सुबह तो पता चला, तो हमको सूत्रों ने बताया कि वो एसीबी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब लिखवाने गए। नहीं वो एसीबी ने जो सवाल लिखा, जवाब लिखा, अरविंद केजरीवाल ने तो सबको ही मरवा दिया ना। खुद तो भाई सबसे बाद में जेल में गया, लेकिन धीरे धीरे करके सबको भिजवा दिया। पहले मनीष अंदर जाएगा, सत्येंद्र जैन अंदर जाएगा, उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार करने वाली है, फिर खुद की गिरफ्तारी का नंबर आया। तो लोग ये जान गए हैं कि तिहाड़ में इस बार अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं है। और कुल मिला के संजय सिंह ने भी एसीबी को लेकर जो एसीबी के सामने जाकर ड्रामा किया है, और मैं फिर कह रहा हूं जो एसीबी वाला मामला बहुत सीरियस मामला है। मजाक की बात नहीं, क्योंकि 15 करोड़ रुपए आप तुरंत इस तरीके से बता दे रहे हैं और आप सहयोग करने को तैयार नहीं है। और संजय सिंह भाई ठीक है, बहुत बुलंद आवाज है, काफी चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनके समर्थन में कौन खड़ा होगा? नहीं कोई खड़ा हुआ भी नहीं था। और मैं तो कह रहा हूँ पहले वाला 20 करोड़ अरविंद खाए या मनीष खाए, क्योंकि तब भी तो बताए थे ना कि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक चीज बताइए ना, ये जो 15 करोड़ में जो 16 लोग जिनसे कांटेक्ट किया था, उनमें से कितने गए हैं अंदर, मतलब विधानसभा में? पहुंच नहीं पाए हैं, नहीं पहुंच पाए, पहुंचे हो तो बात अलग। नहीं लिस्ट भी नहीं दी थी ना कि मैच कर पाते, लेकिन 2 लोगों का जो देखा था तो सबके लिए संकट ही हो गया है। अच्छा तो मतलब वो लिस्ट आई नहीं भाई। अच्छा ले लिए होते पैसों, अगर मिल ही रहा था तो कम से कम विधायक न सही 16 करोड़ के व्यक्ति तो होते, 15 करोड़ के व्यक्ति होते हैं। कितनी बेईमानी करेंगे लोग, अभी मान नहीं रहे हैं।
ना मानेंगे अच्छा, तो नहीं। उसमें एक लाइन बोली, मुझे तो लगा क्या करें कि हम लोग सत्ता के लिए तो आए नहीं, सुख सुविधा भोगने के लिए आए नहीं। जैसे वो कहते हैं हम आंख बंद करते हैं सब दिखने लगता है साफ साफ। अच्छा, आपने सत्ता सुख सुविधा की जो बात की ना, तो उसी का एक चीज मैं बता रहा था। हरभजन सिंह है, सांसद बने हैं ना, राज्यसभा से। उनको मकान नहीं मिला है। अच्छा। उनके मकान में भी अरविंद केजरीवाल ने कब्जा कर रखा, बोले आप 5 स्टार होटल में रहो। ओह। समझिए ना। नहीं, और और ये सुनिए, एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता, हाँ। इनके मकान में एक में वो रह रहे हैं, एक में उनके माता पिता, और एक में विभव। अरे अब ये जो बात मैं कह रहा हूं, सुनिए जरा, मैं थोड़ा सा बार बार एक चीज कह रहा हूं कि स्त्री किसी भी समाज की मर्यादा रेखा होती है, जिसका कोई उल्लंघन करता है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। स्वाति मालीवाल का इन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। पॉलिटिकल लड़ाई अगर उनको लग रहा था थी तो करते, लेकिन विभव जो उस पर हमले का आरोपी है, उसको चीफ एडवाइजर बनाकर उसको जेट सिक्योरिटी देना, अपने सांसद को बाहर निकालकर उसको घर दे देना, ये जो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की नई राजनीति कर रहे थे, ये दरअसल असली चेहरा अरविंद केजरीवाल का जनता ने जो भापा उसका जवाब दिया है हर्षवर्धन। और ये जो आतिशी ने जो ये दिखाया है ना, तो आतिशी को ये तो समझ में आ गया था ना कि भविष्य में मैं कब स्वाति मालीवाल हो जाऊं। जो आप कह रहे थे ना, मैं कह रहा था ये बहुत गंभीर है, क्योंकि आतिशी को ये तो समझ में आ ही गया था कि ठीक है भाई, वोट अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही सब घूमता है, मिला है, वहां तक तो ठीक है चीजें। लेकिन अगर कल को मैं थोड़ा सा भी आवाज यहां पर उठाऊंगी तो मेरा तो वही हाल हो जाएगा भाई। जब आप देख लीजिए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, प्रोफेसर आनंद कुमार, पूरी फहरिस्त है ना ऐसे लोग की। और तो और जाने दो अन्ना हजारे। अब अन्ना हजारे कह रहे हैं कि हमने कहा था शराब ले डूबी। हाँ, शराब की थोड़ा सा तो बात रही गई ना। नहीं, वो मुझे बोतलें लगता जो है थी, अब वो शराब वगैरह छोड़ देनी चाहिए। क्यों, उसी में तो क्योंकि अंदर जाना है। मुझे दूसरे वाले की अब बात करनी है। आप सब बात कर ले गए, फिर वही हो गया। अरे भाई, कांग्रेस भी पार्टी है। अच्छा, आप गजब कर दिए, इतनी मतलब 0-0-0 6 बार हो गया तो आप बात भी नहीं करेंगे। तो उनका कोई नुकसान कहाँ हुआ? अरे तो नुकसान मतलब क्या? 2% के फायदे में है। तो परसेंट पे वो चलेगी पार्टी? कोई कमीशन है क्या कि 2% ज्यादा मिल गया तो खुश हो यही गए? करिए ना। तो आप सोचिए कि जिस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी से 9:30 बजे जब सवाल पूछा जा रहा है, 9:30-10 बजे, अरे तो कह रही कि मैंने नतीजे देखे नहीं देखे है। नहीं। अरे भैया, मेरे पास फोन आ रहा है सिलीगुड़ी से, मैं सिलीगुड़ी नाम बता रहा हूँ। भैया क्या चल रहा है, ये अभी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हम बैठे हुए थे टीवी पे, तो ये फोन आ रहा। और आपके पास तो सिंगापुर से भी आया होगा, आपने उसको छिपा लिया। नहीं, सिंगापुर से बाद में आया। चलिए खैर, लेकिन मैं आपको बताऊं, सोचिए, मतलब ये परिहास की बात नहीं है। आप सोचिए कि कांग्रेस का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में है, हर्षवर्धन। और राहुल गांधी पहले तो आए बड़ी देर से, और जब आए तो उसके बाद उनकी बहन जो हैं वो उनसे भी बहुत आगे दिखाई पड़ रही, कह रही कि हमें पता ही नहीं कि हमने दिल्ली के नतीजे नहीं देखे। तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां पर था, आपको बताऊं, मतलब प्रवक्ता नाम नहीं लेना ठीक होगा, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। वो कह रहा यार, मर गए सुबह शाम तक हम लोग, और ये कह रही कि हमको नतीजे नहीं पता है। तो आप सोचिए कि ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या हो सकता है। तो इसलिए आप कह रहे हैं वो चर्चा करने को तैयार नहीं। हम कितनी चर्चा करें? एक बार आप हमको डांट दिए थे कि भाई कांग्रेस सोचने को तैयार नहीं, आप कांग्रेस की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। अब आज आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, हर्षवर्धन। तो कह रहे हैं थोड़ा वो भी है, मतलब पार्टी अच्छा, है। कहाँ है बताओ ना? हैट्रिक हो गई है भाई, डबल हैट्रिक हुई है, आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हाँ, डबल हैट्रिक। लोकसभा 3 बार लोकसभा, अच्छा, 3 बार विधानसभा। इतनी निरंतरता कहाँ से लाते हैं ये लोग? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट। राहुल जी की कांग्रेस है। आप मजाक, आप यही दिक्कत, आप पुरानी वाली कांग्रेस समझ रहे हैं। ये राहुल जी की कांग्रेस है, इसमें कंसिस्टेंसी लगातार है। तो अच्छा, एक बात है, निरंतरता दोनों तरफ है। एक मोदी शाह की कांग्रेस है, हाँ, उसमें भी निरंतरता है। मोदी शाह की भाजपा, और एक, हाँ, भाजपा, सॉरी, मोदी शाह की भाजपा। और राहुल गांधी, और मतलब प्रियंका तो नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस है, उसमें भी और ज्यादा निरंतरता है। दोनों अपनी अपनी निरंतरता पे हैं। लेकिन अब एक निरंतरता और है, और वो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की निरंतरता। 7 जीती थी 9 में, और मैंने कहा था कि 10 में 8 जीत गए तो 80-20 हो जाएगा। 80-20 हो गया। मिल्कीपुर शानदार तरीके से चुनाव जीत गए, वो भी 70,000 वोटों से। 70,000। अच्छा, जानते हैं हर्षवर्धन क्या हुआ कि मिल्कीपुर पे कल जब चर्चा हो रही थी, 61,000 कुछ वोटों से। हाँ, मतलब जो कल चर्चा हो रही थी, तो मुझे लोगों ने ऐसे ही कहा, होता कि यहाँ से लोग बैठे हुए लोगों ने जानते क्या कहा? बोले वहां पर तो जीत ही नहीं सकते योगी आदित्यनाथ। क्यों? अच्छा सुनिए, वहां पर पासी वोट इतना है। अच्छा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जरा एक आंकड़ा जरा थमिए, गदाधारी भी आपको बताता हूँ, जरा एक आंकड़ा सुन लीजिए। वहां पर 55,000 पासी हैं,
60,000 ब्राह्मण ब्राह्मण है ना। है। और तथ्य ये है कि परिसीमन जब वो रिजर्व हुई, आरक्षण हुई, उसके पहले वहां यादव और ब्राह्मण ही जीतते जीतते थे। या थे। ब्राह्मण जीतता था या मित्रसेन यादव मित्रसेन जीतते यादव थे। जीतते तो थे। यादव ब्राह्मण की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसका जब सुरक्षित हो गई तब वहां से पासवान जीतने लगे। लेकिन राम का अपमान, राम के नाम का अपमान, राम की आस्था का अपमान, राम की भूमि का अपमान, राम के मंदिर का अपमान, राम की प्राण प्रतिष्ठा का अपमान और उस पर अट्टहास, एक अट्टहास कश्मीरी पंडितों पर किया था तो अरविंद केजरीवाल का वो हाल हुआ। दूसरा अट्टहास राम मंदिर पर इस तरह से हुआ था, अयोध्या नरेश बन गए थे अवधेश प्रसाद, उनके साथ ये हुआ। मुझे लगता है इसी को प्राकृतिक न्याय कहते हैं, ये जो होता हुआ दिखा है। नहीं, आप एक चीज समझिए ना, अवधेश को अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिल्कुल ब्रांड बना के घूम रहे थे। संसद में कैसे करके घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, करिए। अवधेश एमपी जीत कर आए, बड़ी जीत थी उस समय, अगर लोकसभा के लिए आ सके बड़ी जीत थी, वो क्रेडिट उनको जाना चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे थे, आप चिढ़ा रहे थे बिल्कुल। और आप अपमानित कर रहे थे। और उसके बाद जब आप पर खुद पड़ी तो उसके बाद आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान गढ़ी जा रहे हैं। अरे भैया, हनुमान जी को तो नहीं आती हनुमान जी को तो सिर्फ जय हनुमान जय हनुमान कर रहे थे। कोई हिंदू नहीं होगा जो हनुमान चालीसा ना वो शुरू करता है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ जाएगा पूरा, वो कुछ नहीं आता उनको। तो ये भी दिखता है कि जो चुनावी हिंदू कहा जाता है ये ऐसे लोग बनते हैं, वो तो उसका परिणाम है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, हनुमान जी को ये तो समझ लेते, जहां राम नहीं वहां पर हनुमान हो ही नहीं सकते। आप बिना राम के हनुमान की अगर परिकल्पना कर रहे हैं तो फिर ये तो आप कितनी, फिर तो वो मरीच और मतलब रावण वाला ही प्रसंग हो जाएगा। तो कुल मिला के जो चुनावी हिंदू वाली बात है, इसको देखिए। अच्छा, खास बात है, ये सब चीजें ऐसे समय में हो रही हैं जब इस समय हिंदुत्व को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मैं उभार जैसे शब्द को नहीं मानता, हिंदुत्व तो है ही, लेकिन इस समय चर्चा हो रही है और बच्चा बच्चा जान रहा है, जागृत अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में इन नेताओं को सोचो कितना सोए पड़े हैं, अंदर कितना कलुष है, कितनी म्लानी है। आप ये तो सोचिए किस तरीके का इनका कैरेक्टर है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि हनुमान जी का नाम लेकर उभर जाएंगे। लेकिन राम जी को तो जो करना, और देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पर मतलब काल नेमि जिम रावण राहो हम लोग पढ़े हैं ना, तो इस तरीके से जो है काल नेमि भी अगर गलत मनसा से अगर आप वो कर रहे हैं तो वो आपको सफल नहीं होता है। नहीं, हमने अरविंद के लिए लिखा कि कर्म गति टारे ना ही टरी, तो ये उनके लिए भी है, अवधेश प्रसाद के लिए भी। लेकिन अब आखिर में जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, अब आपको बताना पड़ेगा। अब राजकिशोर बताएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक इस डिस्क्लेमर के साथ में, एक तो मतलब स्वयं नरेंद्र मोदी, और अगर उनसे पहले या उनके बाद में कोई, मतलब पहले अगर कोई जानता है तो स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी जानते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली की विजय का जो पूरा जो सूत्रधार, जो उसकी जो पटकथा लिखी गई है, उसके नायक अगर कोई हैं तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने 1.5-2 साल से जिस तरीके से बिसात बिछाई हर्षवर्धन, हम सब लोग जानते हैं। और जो आप एकजुटता की बात करें तो बनेंगे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री पे आइए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा माहौल बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे, राज की बात ऐसे बता देंगे। हर्ष तो तभी होगा ना जब थोड़ा माहौल बनाएंगे। खैर, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वैसे तो देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों लोग एक ही उस पर रहते हैं, लेकिन फाइनल वर्ड हमेशा नरेंद्र मोदी का रहता है। नरेंद्र मोदी अभी जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, आपको पता ही है। तो वहां से लौट के आने के लिए, हाँ, जय पांडा ने जो है मतलब जो कहा है कि 10 दिन का समय लगेगा, इसीलिए 10 दिन के समय की बात कही गई है। वैसे जो मुझे लगता है कि इस पे जो फैसला करना होगा वो फैसला करेंगे अमित शाह, जिस पर पूरी तरीके से मुहर लगाएंगे नरेंद्र मोदी, जितना मुझे समझ में आता है। पर इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो अभी तक नई दिल्ली का ही उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनता रहा है। अच्छा, इसके पक्ष में क्या है और विपक्ष की भी बातें मैं आपको बताता हूं। तो ज्यादा संभावना मुझे लगती है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बन सकते हैं। कारण यह है कि शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल भी वहां में थे, और अरविंद केजरीवाल को हराना छोटा काम नहीं था। प्रवेश वर्मा ने ये क्रेडिट जो ड्यू है वो देना पड़ेगा। वहां पर जाके हमारे जैसे लोग को लग रहा था कि भाई तमाम पढ़े लिखे लोगों के बीच में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा उनको लाना। और फिर एक बात और देखिए कि दिल्ली का जो हरियाणा से जुड़ा हुआ इलाका, जो गांव है, जो जाटों के वोट भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकमुश्त आए हैं, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का पक्ष ज्यादा प्रबल होता दिखाई पड़ता है। और अमित शाह ने जब उनको टिकट नहीं दिया था लोकसभा का, तो उसके बाद कुछ उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही थी कि शायद होगी, और नई दिल्ली जब उनको दिया गया तो इस हिसाब से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का विकल्प बनता है। यूं भी समझें कि दिल्ली में एक जाट मुख्यमंत्री देकर
इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बाय बीजेपी जाट लीडर एक हो जाएगा। दूसरा, वो सीधे हेड ऑन लेकर अरविंद केजरीवाल को हराते हैं। तीसरा, अमित शाह की गुड बुक में है। चौथा, नौजवान है, अभी उनके पास बहुत समय है। पार्टी के कैडर हैं, घर से उनका एक तो तरह से कहें कि संगठन से ही पूरा देखते हुए बड़े हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये पूरा का पूरा जो जाट सेंटिमेंट दे रहा है वो दे सकते हैं, और जाट गुजर वोटिंग एक साथ होती है। अब उसके बाद दूसरा नाम, एक जो कहते हैं ना, जिन नामों पर है वो थोड़ी चर्चा करते हैं, दूसरा नाम होता है विजेंद्र गुप्ता। नहीं, इसमें बस एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, जाट गुजर जो आपने कहा, दरअसल दिल्ली में थोड़ा सा ये जाट के मुख्यमंत्री बनने में यही एक दिक्कत होती है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बनते ही यहाँ पर एक बात ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जाट और गुजर प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास ही रहते हैं, तो उनकी सियासी अदावत बहुत चलती है। इसको गैंगवार मत मानिए, एक जो वर्चस्व की लड़ाई होती है ना, ऐसे पूर्वांचल में एक समय ब्राह्मण ठाकुर की यूपी में चलती थी, तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जाट और गुजर के बीच में एक सियासी वर्चस्व की लड़ाई होती है हर्षवर्धन, और वहां पर राजस्थान के गुजर भी बहुत हैं, चूंकि जाट आरक्षण और जो तमाम जो मामला था उस वजह से उनके बीच में, तो ये एक जो मैं कह रहा था ना कि ये चीज उनके खिलाफ भी जाती है कि इस समीकरण को देखा जाएगा क्या। लेकिन देखिए, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहां पर जिनके बीच में मैसेज देना है वो देना है, लेकिन यहां पर अब आज की तारीख में उस तरीके से डेमोग्राफी रही भी नहीं कि जाट गुजर पंजाबी या बनिया सिर्फ नहीं है। आज की तारीख में पूर्वांचली भी बहुत ज्यादा हैं, और उत्तराखंडी तो बहुत ज्यादा है, पहाड़ के लोग भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का पक्ष प्रबल होता है। उसके बाद आप जो विजेंद्र गुप्ता की बात करें, तब आप बात करें। विजेंद्र गुप्ता, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता उस वक्त भी जीतते रहे जब पार्टी हारती रही। अब विपक्ष के नेता भी बने जब 3 लोग जीते, उसके नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बैकग्राउंड है और यहाँ आकर खड़े हैं, तो उनका नाम भी एक मजबूत नाम होगा। हाँ, विजेंद्र गुप्ता का नाम मजबूत है और वो भी पसंद किए जाते हैं। अमित शाह को वो भी गुड बुक में माने जाते हैं। लेकिन इसमें एक नाम और है, अगर वैश्य समुदाय की बात आती है तो एक तो रेखा गुप्ता महिला भी हैं, वो भी मजबूत घराने से आती हैं, मतलब संघ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। और एक नाम है जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आते हैं। 2020 में भी वो चुनाव जीते थे और संघ संगठन से भारतीय जनता पार्टी में हो, तो एक वो नाम भी हो सकता है। और एक तरह से कहे जिसको हम कहते हैं ना कि वैश्य समाज के, तो ये जो आपने नाम कहे, तीनों नाम हो सकते हैं। एक नाम और मैं जोड़ता हूं, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी ने भी जमकर वोट किया है, जहां जो सीटें रही हैं खूब अच्छे से जीते हैं। आशीष सूद जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे और जो जीते हैं, उनका भी एक मजबूत नाम। आशीष सूद, मैं आपको एक बात बताऊं, तमाम जो नेता है ना, मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था, जैसे मैं संजीव झा का नाम आम आदमी पार्टी से ले रहा था, आशीष सूद अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब मैंने तमाम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सुना कि यार बड़ा डिसेंट नेता है और सबके लिए खड़ा रहता है वो बंदा। अच्छा, आप ये मत समझ लीजिएगा ना मेरी संजीव झा से कोई मित्रता है ना आशीष सूद से। बतौर पत्रकार जो मैं दिल्ली में घूमा हूं, मेरे मोबाइल नंबर पे इनके नंबर तक नहीं है, लेकिन जो उनके बारे में परसेप्शन है, धारणा है कि ये लोग सबके साथ खड़े होते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। तो आशीष सूद बड़ा नाम है, लेकिन मुझे बस एक ही चीज लग रही है हर्षवर्धन, दिल्ली से चूंकि हर्ष मल्होत्रा को केंद्र में ला चुके हैं, मंत्री बना चुके हैं, तो मुझे पंजाबी समुदाय से कोई जाएगा, मुझे थोड़ा सा अभी उसमें शक लगता है। मतलब सिर्फ ये एक कारण लगता है। हाँ, सिख एक अगर हम बात करें तो सिख में हमारे पास अगर देखें तो 3 नाम आ सकते हैं, सिरसा, लवली और आपके ये जिन्होंने जंगपुरा से हराया है मनीष सिसोदिया को, हाँ, मारवा। लेकिन अब इसमें समस्या यह है कि तीनों ही सिख एक अकाली दल से आया है, तीनों आउटसाइडर हैं। और ये एक समस्या है। इनको खारिज करता हूं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये पार्टी की इस जीत को आगे नहीं ले जा पाएंगे, पीछे ही ले जाएंगे। और मेरा मानना है कि दिल्ली जनसंघ के समय से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ संघ का बड़ा केंद्र है, तो यहाँ होगा। अब एक आखिरी पूर्वांचली, मैं पूर्वांचल का सांसद हूं, मोदी जी कह गए पूर्वांचलियों का वोट है, बिहार में चुनाव भी है, तो क्या वो भी कोई एक संभावना हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, मैं सच बताऊं, मेरे दिमाग में तो यह था, अगर दुष्यंत गौतम जीत गए होते तो मैं मान के चल रहा था कि मैं 90% पे उनको रखता, 10% में सबको रखता, क्योंकि एक दलित मुख्यमंत्री देना। लेकिन अब दुष्यंत गौतम जीत गया, चाहे हरियाणा से भी हैं वो, और मतलब जीत गए। लेकिन हाँ, पूर्वांचल वाला जो आपने कहा है, मुझे लगता है कि पूर्वांचल एक अच्छा दांव हो सकता है, लेकिन मनोज तिवारी यहाँ पर बड़ा चेहरा पूर्वांचल के हैं। अब आज की उनको अध्यक्ष बनाया ही गया था, पर
ऐसी स्थिति में दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में आप कोई संदेश दे देंगे? कोई मतलब उसका मुझे मतलब ऐसा नहीं है। और लगता मेरा नहीं। ये मानना है कि जहां जो है वहीं के हिसाब से तय होना चाहिए, इसलिए कि आपको बिहार में चुनाव लड़ना है इसके लिए तो वो कोई मतलब नहीं, वहां लड़ाइए वहां बाकी जिताइए। दो और तो चलने की, ब्राह्मण ठाकुर जैसे मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा नाम एक चल रहा है, सतीश उपाध्याय का भी सतीश नाम। उपाध्याय का नाम भी हाँ चल रहा है। लेकिन देखिए, राजस्थान में भजनलाल शर्मा है, बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। हाँ मैं देवेंद्र फडणवीस और हिमंत बिश्व शर्मा की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग अलग। दूरी पर है। लेकिन पड़ोस में ही आपके पास एक भजनलाल शर्मा है, और मोहन सिंह बिष्ट भी मुझे थोड़ा इसलिए मुश्किल लगता है। उधर धामी है, वो भी ठाकुर हैं, और यहाँ पर वो भी बिष्ट ही हैं। हाँ। अजय सिंह बिष्ट मतलब योगी आदित्यनाथ जो उनका पूरा नाम है। तो मुझे लगता है कि वैसे मोहन सिंह बिष्ट अच्छा नाम है अगर उस तरीके से देखा जाए पार्टी के लिहाज से। लेकिन सब घूम फिर के ये सिर्फ कल्पना है, और इस राइडर के साथ ही मैंने शुरू किया था कि जानते हैं या मोदी जी, या फिर मैंने जो आपको कहा था चलिए, ब्रह्मा जो जी। संभावनाएं थी हम लोगों ने चर्चा की, राजनीति कहाँ जाएगी वो चर्चा की। भाजपा के लिए चुनौतियां बहुत हैं, बहुत सी उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल को नए सिरे से अपनी साख वापस लाना पड़ेगा, इसमें क्योंकि एक जब बस है, माइनस में चले गए। वो तो वापस आने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए नहीं है, सॉरी मतलब बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि बिना वैचारिक धरातल की पार्टी जिसने सत्ता से सत्ता पाई हो, एक आंदोलन से सत्ता में, कि उसको अरे बस सत्ता चलिए, फिर बनाते एक रहे। और और पंजाब की बात कर कर ही लेते लेते हैं। हैं पंजाब कि में पंजाब और एमसीडी क्या बचेगा। देखिए, एमसीडी में तो मेयर भाजपा का आएगा, इसमें कोई इफ एंड बट मत मानकर चलिए। और जो वो कह रहे थे ना कि हमारा कोई आदमी टूटा नहीं, तो बस एक आपको घटनाक्रम बता देता हूं। 2013 में जब इनके 28 जीते थे, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 लोगों की जरूरत थी। उस समय 14 लोग, मैं नाम के साथ आपको बता सकता हूं, हर्षवर्धन, वो अपने आप टूट के जाने को तैयार थे। तो इस 22 में कितने लोग अभी से संपर्क बचेंगे। साधना नहीं साधना शुरू कर दी है, मैं बता रहा हूं आपको हर्षवर्धन। साधना शुरू कर दी है। रात को 3:30 बजे ही, मतलब सवेरे सवेरे, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को जगाने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने तय ये किया है कि उनको पार्टी के अंदर ही निपटने दो। ये जनता ने बड़ी जीत दी है, जो काम दिए हैं बिल्कुल। उसको इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। और पंजाब में उड़ता पंजाब कब हो जाएगा पता नहीं, आप मान कर चलिए जिस तरीके से पंजाब के लोगों की, उनके संसाधनों पर भगवंत सिंह मान को भी अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया है, जिस तरीके से उनसे तमाम जगह विज्ञापनों में पैसा लगवाया और तमाम फैसले करवाए हैं, तो वो एक बड़ी समस्या है भगवंत मान के लिए। मान भी अपनी खाल बचाएंगे हर्षवर्धन, बस मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।